गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फटाफट से आप सब लाइव आ जाएं। कल तक हम लोगों ने वर्णमाला में डिस्कस किया था। हमने स्वर को बहुत ही प्रॉपरली समझा था कि स्वर क्या होता है। फिर हमने देखा था कि व्यंजन क्या होते हैं और स्वर व व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बखूबी और बहुत ही अच्छे से समझा था। ठीक है, आज हम वर्णमाला में ही कुछ आगे की चीज़ों को देखेंगे और आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलिए थोड़ा सा एक बार हम पिछली चीज़ों को फटाफट से रिवाइज करते हैं, समझिएगा। हमने क्या क्या देखा था, हमने पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला और वर्णमाला में हमने क्या सीखा, वर्णमाला में हमने सीखा स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। फिर हमने ये जाना कि स्वर का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। आप लोगों को भली भांति याद होगा कि स्वर की संख्या टोटल कितनी होती है, 11। किस अर्थ में, सामान्य अर्थ में। स्वर की संख्या कितनी होती है, 10। किस अर्थ में, उच्चारण के आधार पर। और स्वर की संख्या 13 होती है, किस आधार पर, अर्थ के आधार पर। ये 3 प्रकार की संख्याएं स्वर की बताई जाती हैं। 11 संख्या बताई जाती है सामान्य अर्थ में और 10 संख्या बताई जाती है उच्चारण के आधार पर और संख्या जो 13 है वह बताई जाती है आपके अर्थ के आधार पर। व्यंजन की अगर बात करें, व्यंजन की आप बात करें अगर, तो व्यंजन में जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं, जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 25 होती है। और 25 संख्या कैसे होती है, 5 वर्गों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्गीय व्यंजनों को हम कितने वर्गों में बांटकर वर्गीय व्यंजनों का अध्ययन करते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, 5 वर्गों में बांटकर वर्गीय व्यंजनों का अध्ययन करते हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, तो 5 व्यंजन। 5 वर्ग और हर वर्ग में व्यंजन कितने, 5 व्यंजन। तो मिलकर के आपके व्यंजन कितने होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं। इन्हीं वर्गीय व्यंजनों को ही इस परसी व्यंजन भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो इस परसी व्यंजन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि इस परसी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो भैया 25 ही होगी, क्योंकि इस परसी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन क्या है, सेम टू सेम है। इसके बाद हम लोगों ने वर्गों के बारे में जाना था, तो हमने देखा था कि क वर्ग और क वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ रहेगा। फिर आपका आएगा च वर्ग और च वर्ग में आने वाले सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, तालु रहेगा। फिर आएगा आपका ट वर्ग और ट वर्ग में आने वाले सभी व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, आपका मूर्धा होगा। क्या होगा, मूर्धा होगा। ट वर्ग के बाद आएगा आपका त वर्ग और त वर्ग में आने वाले सभी व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है वह क्या होगा, दंत होगा। त के बाद आपका कौन सा वर्ग आएगा, प वर्ग। और प वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान जो होता है वो आपका क्या होता है, ओष्ठ होता है मेरे भाई। क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो कभी भी पूछा जाए कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। क वर्ग में व्यंजन कितने होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, क ख ग घ ङ। क ख ग घ ङ, ये 5 व्यंजन किस में होते हैं, क वर्ग में। च वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, च छ ज झ ञ, च छ ज झ ञ। और सबका उच्चारण कहां से किया जाता है, तालु की सहायता से। देखिए जब भी आप च वर्ग के किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीभ है वो आपके तालु से टकराएगी। जीभ और तालु की सहायता से बोले जाने वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य वर्ण, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तालव्य वर्ण किसे कहते हैं या तालव्य वर्णों का उच्चारण किनकी सहायता से किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, जीभ व तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं। बात क्लियर है। इसी तरीके से ट वर्ग में कितने व्यंजन होंगे, 5। कौन कौन से, ट ठ ड ढ ड़। ट ठ ड ढ ड़, ड़ कौन होता है, ये वाला व्यंजन आपका ड़। ठीक, इसका भी उच्चारण कहां से किया जाएगा, मूर्धा से किया जाएगा। बात अगर तय वर्ग की करेंगे, इसमें भी 5 व्यंजन हैं। कौन कौन से, त थ द ध न, त थ द ध न। और इनका उच्चारण कहां से किया जाएगा, दंत से किया जाएगा। कहां से, दंत से। प वर्ग का उच्चारण कहां से किया जाएगा, ओष्ठ से। व्यंजन कितने होते हैं, प फ ब भ म। जब इस चैप्टर की हम प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को, तो एक एक क्वेश्चन जितने भी अभी तक
किसी भी यूपी के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके यूपीएसआई में आया हो, यूपीपी में आया हो, यूपी ट्रिपल एससी में आया हो, यूपी बीएड में आया हो, या फिर या आपके यूपी पीसीएस में आया हो, या यूपी टेट में आया हो, सुपर टेट में आया हो, किसी भी परीक्षा में पूछा गया है अगर, और हिंदी सब्जेक्ट आया है, तो उसके सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाएंगे। और आप पाएंगे कि सभी के सभी प्रश्न आपके इसी क्लास से ही सॉल्व हो रहे हैं। तो आप इसको लेकर के निश्चिंत रहिए। बस काम एक करना है आप लोगों को कि रेगुलरिटी के साथ क्लास को देखना है, प्रॉपरली देखिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छे से अपना अध्ययन करिए, बढ़िया से अपने नोट्स बनाइए और प्रॉपर लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आना तय है। और अगर अभी से तैयारी में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से वैकेंसी में आप सफल होंगे, नहीं तो आप वैकेंसी आएगी और आकर के चली जाएगी, आप चूक जाएंगे। ठीक, चलिए, ये तो बात हो गई वर्गों की। अच्छा, वर्गों के अतिरिक्त मैंने क्या बताया था आप लोगों को वर्गों के अतिरिक्त मैंने बताया था कि आपके होते हैं नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, व्यंजन, नासिक्य व्यंजन क्या होते हैं भाई? नासिक्य व्यंजन क्या होते हैं? तो देखिए, जो प्रत्येक वर्ग होता है आपका, जो आपका प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहा जाता है? नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग जो है, कौन कौन से वर्ग हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों का जो पांचवा अक्षर है, जो पांचवा अक्षर है, उसी को हम क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन। और एक नाम से इसे जाना जाता है जिसे कहा जाता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, अरे भैया पांचवें स्थान पर है, पांचवें स्थान पर है और है क्या? अक्षर, तो इसी को क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर। संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? ङ होता है, ञ होता है, य होता है, ड़ होता है, न होता है, और क्या होता है? मैं होता है, मैं होता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन या पंचमाक्षर। इनमें से कोई भी एक देकर के आपसे पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोई भी एक देकर के आपसे पूछता है कि यह किस प्रकार का व्यंजन है, या क्वेश्चन ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक नासिक्य व्यंजन नहीं है, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि नासिक्य व्यंजन कौन सा होता है। बहुत ही आसान है। नासिक्य व्यंजन कौन सा होता है भाई? जितने भी आपके वर्ग हैं उसका पांचवा अक्षर ही क्या कहलाता है? नासिक्य व्यंजन। तो पहचान लीजिए, पांचवें अक्षर अक्षर के अतिरिक्त जो भी मिल रहा है वो नासिक्य व्यंजन नहीं है, और पांचवा अक्षर मिल जा रहा है मतलब नासिक्य व्यंजन है। क्लियर है? चलिए, कुछ और चीजों को हम लोग समझते हैं। अब देखिए, एक आपका हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन, व्यंजन। अब समझिए, इस उच्छिप्त व्यंजन को और किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, उच्छिप्त तो बड़ा फेमस है, उच्छिप्त तो बड़ा फेमस है, किताब में भी दिया गया है, और आप कहीं पर अगर पढ़े होंगे कहीं किसी से, तो वहां पर भी आपने सुना होगा कि उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं। लेकिन उच्छिप्त के अतिरिक्त जो इनके नाम हैं वो थोड़े से कम सुनने को मिलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। उच्छिप्त के अतिरिक्त इसे और क्या कहा जाता है? इसी को द्विगुण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। उच्छिप्त के अतिरिक्त इसे क्या कहा जाएगा? द्विगुण व्यंजन। भैया क्या कहेंगे? द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण के अतिरिक्त एक और नाम है इसका, और एक और नाम जो है वो क्या है? ताड़न जात। क्या नाम है इसका? ताड़न जात। ठीक, क्या क्या कहते हैं इसको? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, और क्या कहते हैं? ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। बात अगर करेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, आपसे पूछा जाता है कि उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या ताड़न जात व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या फिर द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आएगा? 2। आपका जवाब क्या आएगा? 2। उच्छिप्त, ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है ड़, एक क्या होता है? ड़, और एक क्या होता है? ड़, एक क्या होता है? ड़। देखिए, इस वाले ड़ से, इस वाले ड़ से जो बनने वाला आपका शब्द है, इस ड़ से बनने वाला जो शब्द है वो आपका क्या है? सड़क। लिखते हैं ना? बोलिए भैया, लिखते हैं कि नहीं? सड़क, सड़क। ठीक, सड़क। और इस वाले ढ़ से जो बनने वाला शब्द है
आप क्या लिखते हैं, बढ़िया, बढ़िया लिखते हैं कि नहीं, बढ़िया। ठीक। तो देखिए ड़ और अढ़ ये दोनों जो हैं ये क्या है, आपके उच्छिप्त व्यंजन है। ये क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। इन्हीं को उच्छिप्त भी कहा जाता है, इन्हीं को द्विगुण भी कहा जाता है और इन्हीं को ताड़न जात भी कहा जाता है। तो इनकी संख्या से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी पहचान से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे देखिए लिखा जाएगा, निम्न में से निम्न में से कौन सा एक उच्छिप्त व्यंजन उच्छिप्त उच्छिप्त व्यंजन है। निम्न में से कौन सा एक उच्छिप्त व्यंजन है। अब आपके विकल्प हैं ड़, ढ़, ढ, द, अंग या फिर ङ। अब देखिए ध्यान से, ड़, ढ, ढ, द या फिर अंगा। तो देखिए अगर बिंदी एकदम नीचे लगी हुई है तब तो ये क्या हो जाएगा, उच्छिप्त व्यंजन। तब तो ये क्या हो जाएगा, उच्छिप्त व्यंजन। लेकिन अगर बिंदी बगल में दाहिने साइड में लगी है तो ये क्षिप्त नहीं होगा भैया, ये उच्छिप्त व्यंजन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन सा व्यंजन हो जाएगा, पंचमाक्षर व्यंजन हो जाएगा। अगर जो बिंदी है वो किनारे साइड में लगी हुई है तो ये उच्छिप्त न हो करके क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर। गलती से भी आप जल्दबाजी में इसको मत चुनिएगा। और ये वाला जो ढ है, ये वाला जो ढ है, ये तो आपके ट वर्ग का वर्ण है। ये तो ट वर्ग का वर्ण है, ये उच्छिप्त नहीं है। अगर इसके नीचे बिंदी लग जाती, इसके नीचे बिंदी लग जाता, नुक्ता लग जाता, तो ये हमारा क्या हो जाता, ये उच्छिप्त व्यंजन हो जाता। लेकिन बिंदी तो लगी नहीं है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट वर्ग का वर्ण है और ये हमारा क्या हो जाएगा, उच्छिप्त व्यंजन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ड़। ये क्या हो जाएगा, उच्छिप्त व्यंजन। द की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका दंत्य वर्ण है। कैसा वर्ण है, दंत्य वर्ण है। त थ द धन है, कैसा वर्ण है, दंत्य वर्ण है। ठीक है, और किस वर्ग का है, त वर्ग का है। किस वर्ग का है, त वर्ग का। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, एक ड़ होता है, एक ढ़ होता है। अच्छा, इनका जो स्थान होता है वर्णमाला में वो कहाँ पर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जानिए कि इनका जो वर्णमाला में स्थान होता है वो कहाँ पर होता है। तो देखिए ट वर्ग आप लोग लिखते हैं, ट, ठ, ड, ढ, हड़, लिखते हैं ना। तो देखिए ड के बाद ही आता है आपका उच्छिप्त व्यंजन ड़। ड के बाद ही आएगा उच्छिप्त व्यंजन ड़ और ढ के बाद ही आएगा आपका उच्छिप्त व्यंजन ढ़। ढ के बाद ही आएगा आपका उच्छिप्त व्यंजन ढ़। तो अगर पूछा जाएगा कि वर्णमाला में, ध्यान समझिएगा, वर्णमाला में जो इनका स्थान है वर्णमाला में वो कहाँ पर आता है, तो ट वर्ग में आता है। और ड के बाद आपका ढ़ आएगा और ढ के बाद आपका ढ़ आएगा। ढ के बाद क्या आएगा, ढ़ आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये इनका क्या है, वर्णमाला में स्थान है। ठीक, चल अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर के, कुछ और चीज़ों को समझ लीजिए। चलिए देखिए, जैसे कहा जाए कोई भी आपका जो वर्ण बनता है, वर्ण जब हम लिखते हैं, किसी भी वर्ण को अगर हम लिखते हैं लिखित रूप में, तो इसके लिए हमें दो रेखाओं की जरूरत पड़ती है। कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ती है, दो रेखाओं की जरूरत पड़ती है। दो रेखाओं की जरूरत या आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों रेखाएं कौन सी होती हैं, एक तो आपकी ये वाली रेखा होगी, ये जो खड़ी है रेखा, और एक आपकी होती है जो ऊपर लगी रेखा रहती है। देखिए एक इस रेखा की जरूरत पड़ती है, एक इस रेखा की जरूरत पड़ती है। ये वाली तो खड़ी पाई की तरह काम करती है। कैसे काम करती है, खड़ी पाई की तरह, खड़ी पाई की तरह। और ये वाली जो रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं, शिरो रेखा। इसे हम क्या कहते हैं,
शिरोरेखा, शिरोरेखा। अब समझिए कि इन दोनों से मिल करके कैसे हम वर्डों को बनाते हैं, कैसे हम सभी के सभी वर्डों को इन्हीं दोनों रेखाओं के मदद से बनाते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा अंग, अंग। अब देखिए अंग में एक ये रेखा आई है, एक ये रेखा और ऊपर बिंदी, ये क्या हो गया आपका अंग। तो जब भी ये शिरोरेखा है ना, शिरोरेखा, 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 तो जब भी शिरोरेखा के ऊपर बिंदी आए, शिरोरेखा के ऊपर जब भी बिंदी आए, वहां पर क्या होगा आपका अनुस्वार। क्या होगा? अनुस्वार। कभी भी अगर कहीं पर आपको शिरोरेखा के ऊपर बिंदी दिखाई दे रही है, बिंदी दिखाई दे रही है, तो इस बिंदी से जो बनने वाला वर्ड होगा वो आपका कौन सा वर्ड होगा? अनुस्वार। कौन सा वर्ड होगा भैया? अनुस्वार होगा। बिंदी ऊपर है और जो वर्ड बन रहा है वो क्या कहलाएगा? अनुस्वार। जैसे अंग, अंग को आप क्या कहते हैं? अनुस्वार ही तो कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार ही तो कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब समझिए आगे की बात को। जो आपकी ये जो खड़ी पाई है, ये जो खड़ी पाई है, इसके तुरंत नीचे, इस खड़ी पाई के तुरंत नीचे अगर बिंदी है, खड़ी पाई के तुरंत नीचे अगर बिंदी है, बिंदी है, तो ये आपको क्या प्रदान करेगा? ये आपको प्रदान करेगा ताड़न जात, ताड़न जात, या फिर द्विगुण, 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 या फिर उच्छिप्त व्यंजन, या फिर उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। अगर आपके शिरोरेखा के तुरंत नीचे बिंदी आई है किसी भी वर्ड में, तो आपका तुरंत क्या प्रदान करेगा? ताड़न जात, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। बात को समझिए कैसे? जैसे आप लिखते हैं ड़, आप लिखते हैं ड़, आप लिखते हैं ड़, ड़, बताइए तुरंत नीचे आ रहा है कि नहीं बिंदी? ये जो बिंदी है ये तुरंत नीचे है कि नहीं है? अरे भैया बिल्कुल तुरंत नीचे है, और तुरंत नीचे आने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? ताड़नजात कहा जाएगा, द्विगुण कहा जाएगा और उच्छिप्त कहा जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर शिरोरेखा के बाईं ओर, शिरोरेखा के बाईं ओर अगर गलती से बिंदी आ गई है, बाईं ओर अगर बिंदी आ गई है, तो ये बिंदी जो आपको प्रदान करती है वो क्या प्रदान करती है? फारसी भाषा के अक्षर, फारसी भाषा के अक्षर प्रदान करती है, फारसी भाषा के अक्षर या व्यंजन प्रदान करती है। इन्हीं को कहा जाता है आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। अब भैया आगत व्यंजन या फारसी भाषा के व्यंजन क्या होते हैं समझिए। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा जय, अब देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे? जय पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? जय पढ़ेंगे। लेकिन ज्यों ही हमने यहाँ पर बिंदी लगा दिया, देखिए ये शिरोरेखा है, इसके बाईं ओर हमने बिंदी लगा दिया, अब इसको जय ने पढ़ करके इसका उच्चारण कैसे करेंगे? जय। कैसे उच्चारण करेंगे? जय। यानी कि संघर्ष थोड़ा ज्यादा होगा। और ये किस भाषा का वर्ड है? ये किस भाषा का वर्ड है? आपके फारसी भाषा का वर्ड है, ये हिंदी का वर्ड नहीं है। बात क्लियर है? यह किस भाषा का वर्ड है? फारसी भाषा का वर्ड है। और इसी को हम क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। क्या कहते हैं भैया? आगत व्यंजन कहते हैं। फारसी भाषा का वर्ड होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे? आगत व्यंजन कहेंगे। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे फ, फ। अब देखिए ये जो नुक्ता वाला फ है, ये भी कौन किस भाषा का है? फारसी भाषा का। और इसे भी हम क्या कहेंगे? आगत व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? आगत व्यंजन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? शिरोरेखा के बाईं ओर अगर बिंदी है तो आगत व्यंजन, शिरोरेखा के तुरंत नीचे बिंदी है तो ताड़न या द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन, इसके क्या कहते हैं? खड़ी पाई। और शिरोरेखा के अगर तुरंत ऊपर, शिरोरेखा के तुरंत ऊपर अगर आपकी बिंदी है तो क्या प्रदान करेगा? अनुस्वार। शिरोरेखा के तुरंत ऊपर बिंदी हो है तो क्या प्रदान करेगा आपको? अनुस्वार। और खड़ी पाई के अगर बाईं ओर बिंदी है तो क्या प्रदान करेगा आपको? फारसी भाषा का व्यंजन या फिर आगत व्यंजन। और अगर इसके खड़ी पाई के तुरंत नीचे, खड़ी पाई के तुरंत नीचे बिंदी है तो वो क्या देगा आपको? ताड़न या द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। अब देखिए 3 जगह तो हम बिंदी लगा के देख चुके हैं। अब एक स्थान हमारा बचा हुआ है, जरा यहाँ पर भी बिंदी लगाइए और देखिए कि ये आपको क्या प्रदान करेगा। ये जो है आपको क्या प्रदान करेगा? ये आपकी खड़ी पाई है और खड़ी पाई के दाहिनी ओर अगर हमने बिंदी लगाया, खड़ी पाई के
दाहिनी ओर अगर हमने बिंदी लगाया तो इस बिंदी से हमें क्या मिलेगा, तो इस बिंदी से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, नासिक्य व्यंजन, नासिक्य या फिर पंचमाक्षर, पंचमाक्षर क्या मिलेगा, नासिक्य या फिर पंचमाक्षर। अब कैसे मिलेगा ध्यान से समझिए, जैसे आप लोग लिखते हैं अंगा, अंगा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब देखिए अगर हम बढ़ाएंगे खड़ी रेखा को तो खड़ी रेखा सीधे ही तो आ रही है, और सीधे खड़ी रेखा के दाहिनी ओर तो ही बिंदी है, दाहिनी ओर ही तो बिंदी है, तो ये क्या देगा आपको, नासिक्य व्यंजन या फिर क्या देगा, पंचमाक्षर। बात क्लियर है। कहीं पर भी देखिए वर्ण का निर्माण ऐसे ही होता है, कोई भी अगर आप अक्षर लिखा हुआ पाएंगे तो ऐसे ही लिखा पाएंगे। इन्हीं दोनों रेखाओं के मदद से हम किसी भी अक्षर को लिखते हैं, और लिखने के बाद अगर अक्षर के ऊपर यानी सिरो रेखा के ऊपर अगर बिंदी लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा, अनुस्वार कहलाएगा। आपकी जो खड़ी पाई है इसके दाहिने ओर बिंदी लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा, नासिक या पंचमाक्षर व्यंजन व्यंजन। और आपकी जो खड़ी पाई है इसके अगर बाईं ओर बिंदी लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा, फारसी भाषा का या आगत व्यंजन कहलाएगा। और जो आपकी खड़ी पाई है इसके तुरंत नीचे अगर बिंदी लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा, ताड़नजात द्विगुण या फिर उच्छिप्त व्यंजन, ताड़नजात द्विगुण या फिर उच्छिप्त व्यंजन कहलाएगा। बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं और देखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा आप सब, अल्प प्राण व्यंजन। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राणता के आधार पर, प्राणता के आधार पर, आधार पर, आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, प्राणता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, या यहीं पर कहीं कहीं कह दिया जाता है प्राणवायु, प्राण वायु के आधार पर, आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए प्राणता के आधार पर कहिए या फिर प्राणवायु के आधार पर कहिए, तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है, चाहे वो प्राणता के आधार पर चाहे प्राणवायु के आधार पर, तो दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। ये जो दो प्रकार के व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका अल्प प्राण व्यंजन, क्या होता है, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, व्यंजन। और जो दूसरा होता है, दूसरा होता है, दूसरे को कहा जाता है महाप्राण व्यंजन, महाप्राण, महाप्राण व्यंजन। एक होता है आपका अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण और महाप्राण, देखिए इनके इनके नाम से ही पता चल रहा है कि अल्प और महा की बात की जा रही है। तो अल्प प्राण व्यंजन क्या होंगे, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, अर्थात जो हमारी ध्वनि निकलती है वो कम निकले, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है, हिंदी वर्णमाला के वे व्यंजन। लिखिएगा हिंदी वर्ण, थोड़ा सा एक बार परिभाषा लिख लीजिए, दोनों की हेडिंग डालिएगा अल्प प्राण व्यंजन और लिखिएगा, लिखिए हिंदी वर्णमाला के वे व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के वे व्यंजन, व्यंजन जिनके उच्चारण में, हिंदी वर्णमाला के वे व्यंजन, व्यंजन जिनके उच्चारण में, उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में, उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब अल्प प्राण व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम इनका वर्ग बना लें, वर्ग बनाएं, जरा वर्ग एक बार बना लेते हैं, क्योंकि वर्गों के माध्यम से ही समझेंगे। क
ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध न, न, प फ ब भ म। ठीक, प फ ब भ म। अब जरा इनको वर्गों में बांट लीजिए, बांट लिया जाए वर्गों में। यही तो आपके वर्ग हुए हैं। अब जरा देखिए, वर्गों को कॉलम के आधार पर बांट लीजिए। ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम, ये आपका चौथा कॉलम, ये आपका पांचवा कॉलम। ये आपका कौन सा कॉलम हो जाएगा? पांचवा कॉलम। कितने कॉलम हुए? 5 कॉलम हुए। तो जो आपके अल्प प्राण व्यंजन में जो वर्ण आते हैं, अल्प प्राण व्यंजन में जो वर्ण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो 135 याद रखिएगा, 135 यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग के जितने भी आपके वर्ण हैं ये सभी के सभी किस में आते हैं? अल्प प्राण में। अब जरा देखिए कौन कौन से अल्प प्राण में आएंगे। क से लेकर के प तक, क से लेकर के प तक ये पूरा का पूरा किस में आएगा? अल्प प्राण में। किस में आएगा? अल्प प्राण में। फिर ग से लेकर के ब तक ये भी पूरा का पूरा किस में आएगा? अल्प प्राण में। किस में आएगा? अल्प प्राण में। फिर जितने भी आपके पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर अंगा से लेकर के मैं तक ये भी किस में आएगा? अल्प प्राण में। तो अल्प प्राण में जो आपके व्यंजन आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? तो सबसे पहले तो आपका आएगा एक, वर्ग 1, वर्ग 3 और वर्ग 5 के सभी वर्ण। वर्ग 1, वर्ग 3 और वर्ग 5 के सभी वर्ण आपके किस में आएंगे? अल्प प्राण में। 1, 3, 5 इसको याद रखिएगा। 135, 135 के अतिरिक्त और कौन सा आएगा? आएगा आपका अंतस्थ व्यंजन। कौन सा आएगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं आपके? य, र, य, र, ल और व। य, र, ल और व कौन कौन से आएंगे आपका? देखिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। 1, 3, 5 आएगा और कौन सा आएगा? अंतस्थ व्यंजन आएगा य, र, ल। अच्छा, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन के बाद और कौन से आएंगे? जो आपके स्वर हैं, और स्वर में भी कितने स्वर? 10 स्वर। स्वर में भी कितने स्वर? 10 स्वर। किसको छोड़ करके? री को छोड़ करके। किसे छोड़कर? री को छोड़ करके। री आपके अल्प प्राण में नहीं आएगा। अच्छा, 10 स्वर आ जाएंगे। 10 स्वर के आने के बाद और क्या आएगा? 10 स्वर के आने के बाद और एक कौन सा वर्ण आएगा? एक आपका उच्छिप्त वर्ण आएगा। और वो कौन सा होगा? ड़। एक आपका जो उच्छिप्त वर्ण है वो कौन सा उच्छिप्त वर्ण? ड़। ड़ जो है ये भी आपका कहाँ आ जाएगा? आपके अल्प प्राण में। कहाँ आ जाएगा? अल्प प्राण में। अब ये तो बात हो गई अल्प प्राण की। अब जरा हेडिंग डालिएगा महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन हेडिंग डालिए, महाप्राण व्यंजन लिखिएगा। लिखिए, देखिए अल्प प्राण में इतने ही आएंगे, 1, 3, 5 और सभी आपके अंतस्थ व्यंजन और जो 10 स्वर हैं और एक द्विगुण व्यंजन ड़। एक द्विगुण व्यंजन ड़ ये क्या हो जाएगा? आपका अल्प प्राण में आएगा। देखिए ये अंगा यहाँ पे साइड में लिखा रहेगा बिंदी। चलिए अब महाप्राण व्यंजन को लिखिएगा। लिखिए, हिंदी वर्णमाला के वे व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के वे व्यंजन व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हो, जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए महाप्राण व्यंजन में कौन कौन सा आएगा? देखिए 1, 3, 5 जो है वो आपका कहाँ आ गया? अल्प प्राण में। 1, 3, 5 तो क्या आ गया? अल्प प्राण में। तो बचा कौन कौन भैया? बचा कौन कौन? महाप्राण के लिए कौन कौन बचा है? ध्यान समझिए, 1, 3, 5 जब इसमें आ गया तो महाप्राण के लिए कौन कौन बचा है? बचा है आपका वर्ग 2 और बचा है आपका वर्ग 4।
तो 2 और 4 किस में आ जाएंगे? महाप्राण में। अच्छा, 2 और 4 कहाँ आ जाएंगे? महाप्राण में। अंतस्थ व्यंजन जो है वो कहाँ आ गए हैं? अल्प प्राण में। तो जो बचा है आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये कहाँ आ जाएगा? महाप्राण में। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन है? ऊष्म व्यंजन में कौन कौन है आपके? एक आपका तालव्य श है, एक आपका मूर्धन्य श है, एक आपका दंत्य श है, और एक कौन सा है आपका? है। एक कौन सा है? ये कहाँ आ जाएंगे? महाप्राण में। इनसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी को दे करके पूछता है कि बताइए यह अल्प प्राण है या महाप्राण है। अब देखिए 2 4 और उस व्यंजन सैक है, शय है, ये तो कहाँ आ गए आपके? महाप्राण में। अब इसके अतिरिक्त देखिए एक जो आपका उच्छिप्त व्यंजन है वो तो यहाँ आया था अल्प प्राण में, तो जो एक बाकी उच्छिप्त व्यंजन बच गया है कौन सा? ढ़ वाला, ढ़ 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 बढ़िया वाला ढ़ जो बचा है ये कहाँ आ जाएगा? महाप्राण में। कहाँ आ जाएगा? महाप्राण में। क्लियर है? आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से 2 मिनट का समय है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, ये तो हो गया प्राणता के आधार पर जो हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। प्राणता या फिर प्राणवायु के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया है व्यंजनों का, ये तो हमने उसको देखा। अब एक आधार और बचा हुआ है, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर समाप्त होगा, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, और ये हमारा वर्णमाला क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो जो वो आधार है वो कौन सा आधार है? हेडिंग डालिएगा आप सब, हेडिंग डालिएगा, स्वर, स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों के आधार पर, आधार पर वर्णों का, वर्णों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो देखिए जो स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को बांटा गया है, ये भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और ये जो 2 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका अघोष, एक तो है आपका अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, वर्ण, और दूसरा वाला जो है उसे कहते हैं सघोष वर्ण, सघोष वर्ण। कहीं कहीं पर इस सघोष को ही घोष वर्ण भी कह दिया जाता है, तो इससे आप सब कंफ्यूज मत रहिए। चाहे आप घोष वर्ण कहिए चाहे सघोष वर्ण कहिए, बात एक ही है। बात क्या है? एक ही है। चाहे आप घोष वर्ण कहिए चाहे आप सघोष वर्ण कहिए, बात क्या है? एक ही है। और अगर बात की जाए स्वर तंत्रियों के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, वो कितने आधारों पर किया गया है? 2 आधारों पर। कौन कौन से? एक अघोष वर्ण और दूसरा सघोष वर्ण। अब जरा फटाफट से परिभाषा लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा अघोष वर्ण और लिखिएगा, लिखिएगा हिंदी वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के, वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, समय स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन, कंपन न के बराबर हो, स्वर तंत्रियों में कंपन न के बराबर हो, न के बराबर हो, अघोष वर्ण कहलाते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन न के बराबर हो या स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, अघोष वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब अघोष वर्ण होते कौन कौन हैं? तो ध्यान से समझिएगा। जो भी आपके वर्गीय व्यंजन को जब हमने कॉलमों में बांटा है, और जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम और जो दूसरा कॉलम है, इसके सभी वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। कौन कौन से? तो पहले और दूसरे, पहले और दूसरे कॉलम के जितने भी वर्ण हैं,
पहले और दूसरे कॉलम के जितने भी वर्ण हैं ये क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। इनके अतिरिक्त आपके 3 ऊष्म वर्ण भी हैं जो अघोष कहलाते हैं। कौन कौन से, एक आपका ये वाला स और एक आपका मूर्धन्य स और एक आपका ये स। बहुत ही आसान है अघोष को पहचानना, बात समझिएगा। कॉलमों में हमने बांट दिया और पहले और दूसरे कॉलम के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। पहले और दूसरे कॉलम के सभी वर्ण अघोष होंगे। और इसके अतिरिक्त जो आपके तीनों श हैं, तीन जो स हैं, तीनों स जो हैं, श ख श, ये तीनों भी क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम सघोष की बात करेंगे तो सघोष में कौन कौन आएंगे, सघोष की परिभाषा क्या होती है, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरतंत्रियों में कंपन हो, सघोष अथवा घोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष अथवा घोष वर्ण कहलाते हैं। बात अगर की जाए कौन कौन से इसमें आएंगे तो समझिएगा, बात अगर की जाएगी तीसरे कॉलम की, चौथे कॉलम की और पांचवें कॉलम की, यानी कि 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 ये पूरे पूरे किस में आएंगे, सघोष में। कौन कौन से आएंगे, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5। 3, 4, 5 के सभी वर्ण किस में आएंगे, सघोष में आएंगे। अच्छा, 3, 4, 5 के अतिरिक्त एक जो ऊष्म व्यंजन बच गया था, कौन सा बचा था, एक ऊष्म व्यंजन ह बच गया था, ह बच गया था, ये भी किस में आएगा, सघोष में। अच्छा, है कि अतिरिक्त आपके अंतस्थ व्यंजन जो हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, य, र, ल और व, य, र, ल और व, इनको भी क्या कहा जाएगा, सघोष वर्ण कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो आपके स्वर हैं, जो आपके स्वर हैं, ये भी क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण कहलाएंगे। ये भी क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण। तो सघोष में कौन कौन आएगा, 3, 4, 5 है और अंतस्थ व्यंजन और कौन से, स्वर, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, आपके सघोष वर्ण। अघोष में कौन कौन आएगा, पहला, दूसरा और श, ये वाला से, मूर्धन्य से और दंत से। तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत से किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। क्लियर है। अघोष में कौन कौन, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और 3 जो आपके से हैं, कौन कौन से, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत से। सघोष में कौन कौन सा आएगा, 3, 4, 5 प्लस है और क्या, अंतस्थ व्यंजन और क्या क्या आएगा, आपका स्वर आएंगे। ये क्या होंगे, आपके सघोष होंगे। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं, बाकी आपका चैप्टर हुआ समाप्त। अब फैक्ट में क्या क्या है समझिएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है, लुंठित, लुंठित प्रकंपित, प्रकंपित वर्ण, वर्ण, तो लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा होता है, र होता है। कौन सा होता है, र होता है। बात क्लियर है। चाहे आप लुंठित की बात करिए चाहे प्रकंपित की बात करिए, ये कौन सा होता है, आपका र होता है। कौन सा होता है, र होता है। क्लियर है। अच्छा, वार्णिक विच्छेद अगर आप कर रहे हैं, किसी भी शब्द का वार्णिक विच्छेद कर रहे हैं, थोड़ा सा वार्णिक विच्छेद के बारे में भी समझ लीजिए। जैसे अगर एक शब्द है आपका वरदान, वरदान, वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वार्णिक विच्छेद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी चैप्टर से आपसे वार्णिक विच्छेद के बारे में पूछता है। तो वार्णिक विच्छेद अगर आप वरदान का कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबको आप वर्णों में तोड़ दीजिए। यह वह क्या है, अक्षर है, इसको जब आप वर्ण में तोड़ेंगे तो वर्ण में टूटने पे ये किस में टूटेगा, हलंत का वै धन अ मिलकर के क्या बनेगा, आपका वह बनेगा। हलंत का वै धन अ मिलकर के क्या बनेगा, आपका वह बनेगा। समझिएगा, यहाँ पर तोड़ के आप लोगों को बताते हैं। जैसे वरदान है, पहले आप इसको अक्षरों में ही तोड़ लीजिए। व, धन र, धन दा, धन न। देखिए, ऐसे आप लोग बचपन में पढ़े जरूर होंगे। जब बचपन में आप लोग सीख रहे होंगे क्लास केजी में वगैरह में, तो आपको ऐसे ही सिखाया जाता होगा। अब देखिए, ये हमने किस में तोड़ दिया, अक्षरों में। अब इन अक्षरों को वर्णों में तोड़िएगा, तो जब हम इस वै को तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, हलंत के वै धन अ में, हलंत का वै धन अ। उसके बाद फिर इस रै को तोड़ेंगे, ये किस में टूटेगा, हलंत के रै धन अ में, हलंत के रै धन अ में। इस दा को तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, हलंत के द प्लस ए नहीं, इस हलंत के द के साथ मात्रा कौन सी जुड़ी हुई है, आ की मात्रा जुड़ी हुई है।
द के साथ कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है, आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो हलंत के द के साथ क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे, यह का क्या बनेगा, दा बनेगा। फिर इस न को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, हलंत के न प्लस ए से मिल करके क्या बनेगा, न बनेगा। और जो आपका शब्द है वरदान, इसका जो वार्णिक विच्छेद होगा वो क्या होगा, यही आपका वार्णिक विच्छेद होगा, यही आपका क्या होगा, वार्णिक विच्छेद होगा। देखिए एक शब्द आपके एग्जाम में पूछा गया है, दृग, दृग, दृग। अब इस दृग का वार्णिक विच्छेद अगर आप करेंगे तो आप कैसे पाएंगे, देखिए हलंत का द है और ये जो है ये री की मात्रा है, किसकी मात्रा है, री की मात्रा, तो री कैसा आएगा, री पूरा का पूरा आएगा। हलंत के द आधे द के साथ री पूरा, अब ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, आपका द्रि बन गया, द्रि बन गया। अब बचा क्या है, ग, तो धन करिए प्लस करिए, प्लस के बाद हलंत का ग प्लस अ मिलकर के क्या बना, आपका ग मिल गया। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ग बना रहे हैं, और शब्द आपका क्या पूरा हुआ, दृग। आपका शब्द क्या पूरा हुआ, दृग। बात समझ में आई। तो ये आपके वार्णिक विच्छेद होते हैं। वर्णमाला की चीजें क्लियर हो गई, वर्णमाला चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने समय से और हम बहुत ही कायदे से प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। आई थिंक इतने क्लासेस जो इसकी क्लासेस हुई हैं, अप्रॉक्स 4 क्लासेस हुई हैं, चारों क्लास अगर आप देख लेंगे तो हमें नहीं लगता कि वर्णमाला से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे अपने समय से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।